ये कहानी है भोपाल गैस ट्रेजेडी की। 3 दिसंबर साल 1984 रात के तकरीबन 12 बजे थे, जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक एक वाइटिश कलर का धुआं भोपाल शहर की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है और देखते ही देखते करीब 1 घंटे के अंदर ये भोपाल के एक बड़े आबादी वाले इलाके में घुसता है और लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच जाता है। जो लोग उस समय जाग रहे थे उन्होंने ये रियलाइज करना शुरू किया कि उनकी आंखें जलने लगी हैं। जब वो बाहर से अंदर गए, मुझसे कहा कि हाजरा उठना, किसी ने मिर्ची जला दी। जब मैंने अपना रजाई से मुंह खोला तो बेपनाह धुआं था और जैसा मैंने रजाई से मुंह खोला मुझे खांसी चलने लगी। थोड़ी देर के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अचानक लोग खांसने लगते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं, चक्कर खाकर गिरने लगते हैं। जिन लोगों ने भी सांस लेते वक्त इस धुएं को अंदर लिया उन सभी का यही हाल था। अचानक पूरे इलाके में भागदड़ मच जाती है। लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। ज़्यादातर लोग करीब के हॉस्पिटल्स की ओर भागे, मगर हॉस्पिटल्स का भी यही हाल था। डॉक्टर्स भी हैरान थे, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सभी लोगों को हुआ क्या है। अगले 2 घंटों में ये धुआं हवा के जरिए पूरे भोपाल शहर में फैलता है और सुबह होते होते हज़ारों लोग मारे जाते हैं इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि कहाँ से आया था ये जहरीला धुआं और कौन जिम्मेदार है इस पूरे डिजास्टर का, और क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। साल 1969 में भोपाल शहर के बीचों बीच यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री लगाई जाती है। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो कुछ इंडियन इन्वेस्टर और उस समय की सरकार के साथ मिलकर इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। ये 7 नाम का एक प्रोडक्ट बनाती थी। 7 बेसिकली एक पेस्टिसाइड्स है जो कीड़े मकोड़ों को मारने में इस्तेमाल करते हैं और इसे बनाने में MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम के एक केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही ख़तरनाक और डेंजरस केमिकल है। और अगर गलती से भी इसका कॉन्टैक्ट पानी के साथ हो जाए तो ये बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है और इसके रिएक्शन से एक बहुत ही ख़तरनाक और डेंजरस गैस रिलीज़ होती है। शुरुआत में जब इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया तो इसके सेफ्टी फीचर पर काफ़ी ध्यान दिया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे खतरनाक और जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया जाना था। यहाँ तक कि फैक्ट्री के आसपास के एरिया में भी एक अलार्म सिस्टम लगाया गया था कि अगर गलती से भी कोई गैस लीक होती है तो इस अलार्म के ज़रिए लोग अलर्ट हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कंपनी ने पुराने और एक्सपीरियंस वर्कर को निकाल कर उनकी जगह पर नए और कम एक्सपीरियंस वर्कर को हायर करना शुरू कर दिया ताकि इन्हें कम सैलरी देनी पड़े। साथ ही इस प्लांट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बजट में भी 50% से ज़्यादा की कटौती कर दी गई। शुरुआत में MIC को फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन जब कंपनी को ज़्यादा लॉस होने लगा तब कंपनी के सीनियर्स ने यह डिसाइड किया कि MIC को फॉरेन से इंपोर्ट करने की बजाय भोपाल में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, और सरकार ने भी यूनियन कार्बाइड को इसकी परमिशन दे दी। साल 1981 में हल्की सी गैस लीक होने की वजह से एक वर्कर की डेथ भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने इसकी सेफ्टी पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और इन्हीं सब चीज़ों ने मिलकर एक बहुत बड़ी लापरवाही क्रिएट की, जिसका असर 3 दिसंबर की रात पूरे भोपाल शहर को भुगतना पड़ा। अब ज़रा गहराई से समझते हैं कि आखिर इस प्लांट में चल क्या रहा था। MIC को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक थे, E610, E611 और E619। इन टैंक्स में MIC को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था, लेकिन सेफ्टी मैनुअल के हिसाब से इन टैंक्स को सिर्फ 60% तक ही भरना था और तीसरे टैंक को खाली रखना था फॉर एन इमरजेंसी, और बाकी के रिमेनिंग स्पेस को कवर किया गया था नाइट्रोजन गैस से ताकि MIC अपनी जगह टिकी रहे। लेकिन उस रात इन दोनों टैंक्स को 60% से ज़्यादा भरा गया था और तीसरे टैंक में भी MIC को स्टोर किया गया था। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की ये ड्यूटी थी कि यहाँ पर लगे केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में लगे इन पाइप्स को साफ करना था। मगर कुछ दिन पहले ही यूनियन कार्बाइड ने केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट और MIC टैंक को एक जंपर लाइन से कनेक्ट किया था ताकि वर्कर्स इंटरचेंजेबली काम कर सके। लेकिन ऐसा करने के बाद अब इन MIC टैंक्स में पानी जाने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। आमतौर पर जब 2 अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट को ज्वाइन किया जाता है तो दोनों पाइप्स के बीच स्लिप ब्लाइंड नाम का एक डिवाइस लगाया जाता है जो पानी को दूसरे यूनिट में जाने से रोकता है। लेकिन यूनियन कार्बाइड ने यहाँ पर भी एक लापरवाही बरती और इस डिवाइस को लगाया ही नहीं, जिसकी वजह से केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करते वक्त एक्सीडेंटली उस रात MIC टैंक E610 में पानी घुसना स्टार्ट हो गया और कुछ घंटों में इस टैंक में करीब 500 लीटर पानी घुस चुका था। अगले कुछ मिनटों में इस टैंक में स्टोर 42 टन लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनाइड
प्लस 500 लीटर पानी का जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, इससे इस टैंक का प्रेशर और टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ गया और अंडरग्राउंड का कंक्रीट फट गया और फुल्ली प्रेशर के साथ MIC गैस पाइप और चिमनी से होते हुए खुले आसमान में निकल गई। गैस जिस समय लीक हुई, बदकिस्मती से उस समय हवा का रुख भी भोपाल शहर की तरफ ही था। मैप में अगर आप देखेंगे तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बिल्कुल पास में है रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश नगर। जयप्रकाश नगर एक स्लम एरिया था और फैक्ट्री वाले यहीं से लेबर्स और वर्कर को हायर कर लेते थे। लेकिन जब गैस लीक हुई तो ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। दिसंबर का महीना था, ठंड काफ़ी थी, तो जो लोग रजाई से मुंह ढक कर सो रहे थे उन पर इस गैस का असर थोड़ा कम हुआ। रात के 1 बजे के बाद से भोपाल शहर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। गैस शहर के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच जाती है। लोग खांसने लगते हैं और पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। कई लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, घरों की खिड़कियां और दरवाजे खोलते हैं, जिससे गैस और ज़्यादा अंदर आ जाती है। कुछ लोग नींद में ही मारे जाते हैं। लोग पैनिक में भागते भागते हॉस्पिटल की ओर पहुँचते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि इन्हें कौन सी बीमारी है। कुछ डॉक्टर ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन और ज़्यादा ऑक्सीजन बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी इस गैस के साथ। अगली सुबह हज़ारों लोग मारे जाते हैं। उस रात इस गैस लीक की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि 2000 से ज़्यादा जानवरों की भी मौत होती है और यह इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर बन जाता है। इस डिज़ास्टर के बाद एक सवाल ये आता है कि आखिर इस कंपनी का मालिक कौन है। और इस गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड के ओनर वॉरेन एंडरसन, जो कि एक अमेरिकन है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, वो भी एक VIP तरीके से। और अरेस्ट होने के सिर्फ 4 दिन के बाद ही वॉरेन एंडरसन को बेल मिल जाती है और उसे स्पेशल फ्लाइट में भोपाल से दिल्ली लाया जाता है। और दिल्ली आने के बाद 7 दिसंबर को वॉरेन एंडरसन अमेरिका चला जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। सरकार ने 1989 में इस गैस कांड में मरने वालों को मुआवजा देने का डिसाइड करती है और करीब 715 करोड़ रुपए देने का ऐलान करती है। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे तब आपको लगेगा कि इससे बड़ा मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जब इन पैसों को इस गैस से मरने वाले लोगों के घर वाले और पीड़ित लोगों में डिवाइड किया गया तो हर एक के हिस्से में सिर्फ 12,410 रुपये आए, यानी कि एक जान की कीमत सिर्फ 12,410 रुपये लगाई गई। और इस गैस कांड के 30 साल बाद साल 2014 में अमेरिका से वॉरेन एंडरसन के मरने की खबर आती है। तो ये थी इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।